आज के शो में। नवाज, शहबाज, निसार, क्या सब कुछ ठीक? चेयरमैन नैब की तकरीरी, मुक्का का इल्जाम। एहसन इकबाल, रेंजर्स आमने सामने, तहकीकात के नताइज क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम मामलात हैं जिनका ताल्लुक न सिर्फ मुल्की सियासत से है बल्कि आगे के मंजरनामे से मुस्तकबिल के है। यकीनी तौर पर चेयरमैन नैब की तैनाती एक अहम तरीन फैसला होगा जिसमें अपोजिशन और इसके साथ साथ हुकूमत का क्या रवैया होगा, क्या रविश होगी, इस तरफ सबकी नजरें मरकूज हैं। 8 अक्टूबर खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कहा गया है कि 8 अक्टूबर से कबल ही यह अहम तरीन फैसला कर लिया जाएगा कि चेयरमैन नैब किसको तैनात किया जाए। अब तक जो नाम सामने आए हैं हमारे, वो नाम इस तरह से हैं कि हमने देखा है कि जहां हुकूमत की तरफ से आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम सामने आया है वो चेयरमैन नैब, बड़ी अहम तरीन पोस्ट है ये। जस्टिस रहमत जाफरी साहब का नाम सामने आया है और इसी तरह से जस्टिस चौधरी एजाज साहब का नाम सामने आया है, जो कि हुकूमत की तरफ से 3 नाम इस हवाले से सामने आए हैं। अगर ऑपोजिशन की बात करें तो खुर्शीद शाह साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM की तरफ से कोई नाम इस हवाले से हमें नहीं दिया गया। जो जमात इस्लामी ने नाम दिया था वो शामिल कर लिया गया और जो 3 नाम ऑपोजिशन की तरफ से सामने आए हैं उसके अंदर जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इश्तियाक अहमद खान साहब और जस्टिस रिटायर्ड खोकर साहब मौजूद हैं। बड़े अहम केसेस हैं अकाउंटेबिलिटी के, जिसमें न सिर्फ पनामा बल्कि दीगर हवाले से अकाउंटेबिलिटी पूरे मुल्क में जो होनी है, आगे जिन कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचना है, तो उस पर इस अहम तरीन पोस्ट में क्या तैनाती होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। मुल्क की सियासत पर इसका असर क्या होगा ये भी हम पूछेंगे। और इसके साथ साथ जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल हुई जिसका कोई प्रेस रिलीज की सूरत में हमें नजर नहीं आया, वाज़े एलामिया जो 7 घंटे तवील जारी रही, उस हवाले से क्या कोई तशवीश है? क्या एहसन इकबाल साहब की तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं? जो किसने अहकाम दिए थे रेंजर्स को, ये भी हम सवाल उठाएंगे। इस्लामाबाद में मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा जान अचकजई साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने किया है। उस्मान दार साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और साबिक डायरेक्टर नैब हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद है। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पहले जान अचकजई साहब, तहरीक इंसाफ कहती है आप मुक्का कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी मुक्का कर रही है चेयरमैन नैब के मामले पर, कितनी अहम तैनाती है जान अचकजई साहब ये, और आप लोग किस हद तक तमाम ऑपोजिशन के जो इस वक्त इल्जामात हैं और उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सामने रखते हुए ये फैसला करने जा रहे हैं जान अचकजई साहब, और क्या 8 अक्टूबर को हतमी फैसला हो जाएगा? सफ़ान साहब, ये प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर का कॉम्पिटेंस है जो आइन के तरीके कार में वाज़े लिखा गया है, लिहाजा उन्होंने एक इत्तेफाक राय से नाम को एग्री करना है। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, उन्होंने खुद KPK में पिछले 4 साल में नैब का चेयरमैन की कोई तकर्री नहीं की है, लिहाजा ये हमें भाषण दे रहे हैं इस हवाले से, लिहाजा उनके इतराज़ात की कोई अहमियत नहीं है। वो इतराज़ात करें, जुलूस करना चाहते हैं जुलूस करें, वी डोंट बॉदर, और जो तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक नाम आएगा। खुर्शीद शाह साहब ने जमात इस्लामी के रहनुमा इजाज़ुल हक साहब सिराजुल हक साहब का भी नाम दिया है और वो भी एक अच्छे कैंडिडेट है। तो अब इस पर अगर इत्तेफाक राय होता है तो सिराजुल हक साहब भी अच्छे कैंडिडेट है मेरे नज़र में, और हमें तो उम्मीद है कि इस हवाले से फैसला जल्द हमारे सामने आ जाएगा। बाकी सियासत जो है वो होती रहेगी। साहब आप कह रहे हैं कि सियासत होती रहेगी, लेकिन अगर ये कोर्ट में चैलेंज हो जाता है आगे जाकर, या इसके जो तरीक़ाकार है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, या इस बुनियाद पर कि अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने सही शख्स का इंतखाब नहीं किया, इस बुनियाद पर चैलेंज हो जाता है, आप इस चैलेंज को सामने रख रहे हैं, आप इस पूरी सिचुएशन को सामने फोर्सी कर रहे हैं कि चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में?
देखिए, पहली बात ये कि चैलेंज तो टेक्निकली कोई भी कर सकता है पिटिशन डाल के, लेकिन बेसिकली एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, ये जो तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक होगा। कोर्ट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, आइन मौजूद है। और ये PTI की तो कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट को दूसरे इदारों को एक सियासी मोर्चे के तौर पे इस्तेमाल करे, लेकिन सब हमारे आइन में वाज़े लिखा हुआ है, उनका अपना दायरा-कार है, इसमें किसी और इदारे का कोई काम नहीं है। या तो हम आइन में तरीक़ाकार बदल दें, इसके लिए अगर नंबर्स हैं PTI के पास तो वो बिल्कुल पार्लियामेंट में लाए। अभी तो उन्होंने हमारी हेल्प की है सुप्रीम सेनेट में जो बिल पास हुआ इलेक्टोरल रिफॉर्म का, तो वहाँ पे तो वो कुछ कर नहीं सके, वहाँ पे उन्होंने मदद की, फिर बाकी उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए बाहर लोगों को धोखा देने के लिए। तो ये तो इनकी मुनाफकत की सियासत है जो अब एक्सपोज हो गई। ये मुनाफकत की सियासत पर खैर मैं इस पर मजीद बात भी करते हैं, लेकिन ये जो 6 नाम है उस्मान दार साहब, जिसके अंदर जस्टिस रहमत जाफरी, जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस खोकर, इश्तियाक अहमद खान साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब, ये जस्टिस चौधरी एजाज साहब, ये बड़े अहम नाम है, आपके नज़दीक अहम ओहदा है, आगे बड़ी अहमियत है इसकी। दार साहब, ये कैसे नाम है, आप लोग क्या यकसर मुस्तरद करते हैं प्रोसीजर की वजह से, या इन नामों में भी कोई आपको नजर आता है नुक्स जिसकी वजह से आप इसको मुस्तरद कर रहे हैं नामों को? दार साहब देखें सफियान, इन दोनों जमातों की जो बदनीति है और मिसाक जमहूरियत के नाम पे जो इन दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने डाका डाला है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज कौम के सामने आ गया कि किसी भी प्रोसेस पे, किसी भी सतह पे नैब चेयरमैन की तैनाती के लिए इन्होंने हमें इत्माद में नहीं लिया। कहीं इन्होंने कोई इन राइटिंग, कोई फॉर्मल लेटर, कोई टेलीफोन कॉल, जहां चकजई साहब बैठे हैं अपनी लीडरशिप से पूछे, कहीं कोई राब्ता नहीं इन्होंने किया। क्योंकि जो मूव हमने अपोजिशन लीडर की तब्दीली की चलाई थी, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि किसी तरीके जो अगला नैब का चेयरमैन है वो मेरिट पे और किसी ज़बरदस्त शख्सियत को लगाया जा सके। क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरी कौम ने देखा कि इसी नैब का जनाजा पड़ा चुकी है कि ये नैब जो है ये उस तरह फंक्शन नहीं कर रही, डिसफंक्शनल हो चुकी है। सालों साल केसेस जो है नैब में पड़े रहते हैं। नैब के कवानीन के मुताबिक 30 रोज के अंदर फैसला करना है और 10-10, 12-12 साल, 19 साल बाद जाके आसफ अली जरदारी वो भी क्लीन चिट लेके निकल जाते हैं। और आप देखें, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? मुल्क पाकिस्तान के आइन की ये बात कर रहे थे जी कि आइनी ये जो मामलात हैं कि दोनों जमातों की लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज्ड है। आसफ अली जरदारी साहब पे नैब के केसेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं आपसे राब्ता किया, आपने नाम नहीं दिया। नैब की ज़मीन खुर्शीद शाह साहब कहते हैं मोहतरम कि आपने नाम नहीं दिया जनाब। वो कहते हैं हमने आपसे राब्ता किया, आपने नाम नहीं दिया। आप कहते हैं कोई राब्ता नहीं हो किसी से। हमें किसी सतह पे भी मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनाया ना। हमें संजीदगी से इन्होंने कोई ऐसा पैगाम दिया ही नहीं कि हम इनको नाम देते। हमें इन्होंने, दोनों जमातों ने इस प्रोसेस से बाहर रखा है, इसलिए हम इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है आज। और सिर्फ एक कार्रवाई के तौर पे ये जो मीडिया कंजम्पशन अब आप करेंगे क्या? जान साहब कहते हैं आप धरने देंगे, सियासत करेंगे तो करते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जान चकजई साहब कहते हैं आप सियासत करें, धरने दें, इसके ऊपर आप जो भी शोर मचाएं हमें फर्क नहीं पड़ता। जी, हमने अपनी जात के लिए धरने नहीं दिए, अवामी इश्यूज पे दिए हैं। पनामा लीक भी एक अवामी इश्यूज था, उसको लेके गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तरीके इंसाफ, इमरान खान जद्दोजहद की। और आज गार्ड माफिया, सिजिलियन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, इस माफिया को घर भेजा है। पाकिस्तानी कौम आने वाले कल में देखेगी जब नैब कोर्ट से इनके फैसले आएंगे, इनके ऊपर जो करप्शन के इल्जाम आते हैं। अभी तक कोई चीज तो दे नहीं रहे, सारा टब्बर मफरूर है, लंदन भागे हुए हैं। कल सुनने में आ रहा है मियां साहब भी लंदन जा रहे हैं। तो ये चाहते ही ऐसे हैं कि एक ऐसे कमजोर शख्स को नैब का चेयरमैन लगाया जाए जो बाद में आके इनके केसेस को जो मुकमका करके जो है उनको खत्म किया जाए। पाकिस्तान में क्यामत की निशानी है सफियान, अगर आसफ अली जरदारी नैब से जो है वो क्लीन चिट लेके निकल जाते हैं। आप पे ही मैं पूछता हूं ना, आप बताएं कि आप समझते हैं कि जो एक प्रोसेस चल रहा है नैब का, आप माशाल्लाह एक ज़ी-शऊर शख्सियत हैं, क्या आप मुतमिन है एज ए पाकिस्तानी शहरी? ये जो टोपी ड्रामा पाकिस्तान में इन्होंने नैब के नाम पे लगा रखा है, सर, ये सालों साल केसेस चलते हैं और बाद में क्लीन चिट लेके निकल जाते हैं। इंकशाफ जो आपने किया अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ, यानी खुर्शीद शाह साहब गलत बयानियां तो कर रहे हैं। मैं इसका जवाब पहले हारिस नवाज साहब से, पहले जान साहब, इसका कोई जवाब आपकी तरफ है? यानी आप लोगों ने सिरे से राब्ता ही नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई अहमियत ही नहीं थी कि अपोजिशन की तरफ से, या खुर्शीद शाह साहब ने ये कहते हैं कोई राब्ता नहीं, किसी प्रोसेस में नहीं रखा गया। जान साहब आप लोगों को
देखिए, किस आईनी तरीक़ाकार के तहत अगर वहाँ पे पीटीआई का नाम है कि आपने कंसल्ट करना है उन्हें, तो हम करेंगे। अगर आईनी तरीक़ाकार में लिखा है कि कॉम्पिटेंस है, प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का और लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तो इनका कोई एहतराम करना चाहिए। इमरान खान ना लीडर ऑफ द अपोजिशन है ना प्राइम मिनिस्टर हैं, लिहाजा इन्हें सियासत अगर करनी है वो शौक पूरा करें, लेकिन हमें अब कोई अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम जो है इनके साथ कोई भी आप अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है। प्रोसेस हारिस नवाज साहब, ये जो 6 नाम है, आप खुद नैब में रहे हैं। दूसरी बात ये कि जान साहब कहते हैं कि ही इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन, आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ। लेकिन ये जो 6 नाम सामने आए हैं, हारिस नवाज साहब कॉम्पिटेंट हैं, इस वक्त ये इस काबिल हैं और ये यकीनी तौर पर अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर इस ओहदे को गैर जानिबदारी से चला सकते हैं, यानी आपको उम्मीद है ये जो 6 नाम सामने हैं? पहले आफ्ताब सुल्तान का जिक्र कर लें, ये आईबी चीफ हैं, डीजीआईबी हैं। अभी आपके सामने ये नाहल वज़ीर आज़म को मिलने के लिए उनके ऑर्डर्स के ऊपर इंग्लैंड गए, वहाँ जाकर उन्हें इंस्ट्रक्शन ली, किस कैपेसिटी में ली, क्या इनको राइट देता था, और अगर वहाँ पर गए तो ये जितना खर्च हुआ वो इनसे वापस लेना चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि उसके बाद 37 नाम इन्होंने सेनेटर MNA MPA के लिए जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलेटेड हैं, वो उन्होंने इसलिए उनको ब्लैकमेल करने के लिए किया। तो ये तो इनकी एक क्रेडिबिलिटी है जो इन लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया है। नंबर 2 बात यह कि लीडर ऑफ अपोजिशन मीन्स कि उसमें तमाम अपोजिशन का कंसेंसस होना चाहिए। अगर इसमें मेजर 3 पार्टी जमाते हैं, एक है पीपल्स पार्टी, उसके बाद है MQM और थर्ड इज PTI। जो इनकी अगर 2 पार्टियों से नहीं पूछा गया और आप आपस में गवर्नमेंट से बैठ के कर रहे हैं तो दे इज अ मेलाफाइट, और इस मेलाफाइट को देख के नॉल भी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर इन एनवायरनमेंट में जब पहले ही पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट केसेस नैब में चल रहे हैं, खास तौर पे शरीफ फैमिली, लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब के नाम के अलावा और किस नाम पर आपको देखिए, मैं इनको इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जजेस का नाम है, आई मे बी दे हैव रिलेशन। अगर ये जो अपोजिशन नाम दिए हैं, अगर ये इन राइटिंग, आई वुड से कि ये अगर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि हमने पूछा है, PTI कह रही है नहीं पूछा, तो बेस्ट आंसर है कि आप इन राइटिंग भेजें और लेटर रिसीव करवाएं कि जी हमने आपको ये 3 नाम प्रपोज किए हैं, वी वांट योर इनपुट, और अगर आपके पास कोई और बेहतर नाम इससे है तो वो हमें सजेस्ट करें। ये MQM को और PTI को नाम जाना चाहिए था, वहाँ से रिसीव होकर लाते, फिर वो अगर जवाब नहीं देते या कोई और नाम देते हैं तो फिर ये सारे बैठ के दोबारा मुशावरत करें और फाइनल सेलेक्ट करें। इशू ये है कि जब आपने जाके अपोजिशन लीडर ने गवर्नमेंट पार्टी से मिल के एक नया चेयरमैन ले लेना, उस वक़्त जब चेयरमैन नैब की सबसे ज़्यादा अहमियत है, जो प्रेजेंट चेयरमैन नैब ने, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना उनको एडमॉनिश किया है, कितना ह्यूमिलेट किया, यहाँ तक कहा कि नैब अपनी मौत मार चुकी है। इस एनवायरनमेंट में जबकि अभी केस चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में वो होता है प्रोसिक्यूशन का। जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं और फिर प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, ये दोनों चेयरमैन नैब के अंडर आते हैं। तो अगर वहाँ पर केस ही प्रोसिक्यूशन वीक करती है और डिफेंस काउंसिल के बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े अच्छे वकीलों ने हायर किए, एक्सपेंसिव किए हुए हैं, उनके आगे में ये जिनके लिमिटेड भी हैं इनको प्रोसिक्यूशन की, तो वहाँ ये नहीं ठहर सकते। सो दैट दिस इज द बेसिक क्रक्स के वो क्यों चेयरमैन है, केसेस वीक पड़ जाएंगे आपके नजदीक, प्रोसिक्यूशन वीक होगी तो। अच्छा, दूसरी जो मुक्का की बात है, पीपल्स पार्टी यानी इसमें शामिल है आपके नजदीक हारिस नवाज साहब? देखें, पीपल्स पार्टी इसलिए कि अगर खुर्शीद शाह साहब PTI से और MQM से मशावरत नहीं कर रहे हैं, उनको इन राइटिंग नहीं दे रहे हैं, या उनसे वो कह रहे हैं मैं MQM और PTI मुझे नाम नहीं दे रही है, जमात ने नाम दिया, आप नाम उनसे इन राइटिंग मांगे, देन यू हैव अ रीजन एंड शो टू द मीडिया, ठीक है, कि जी ये नाम मांगे थे, मुझे नाम नहीं मिले हैं, दैट इज वी हैव टू अपॉइंट बाय 9th और 8th ऑफ अक्टूबर, इसलिए हम ये करें, देन यू आर जस्टिफाइड। व्हाई डू यू गिव अ चांस? आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा यानी गेट्स आर ओपन के वो सुप्रीम कोर्ट को जाकर जो है वो अप्रोच कर सकते हैं फॉर PTI एंड MQM दोनों के लिए। अगर उनसे तो ये बड़ी अहम बात है उस्मान दार साहब, यानी अब सबकी नजरें आपकी तरफ हैं कि आप इसको कबूल तो नहीं कर रहे हैं और रद्द कर रहे हैं। एक, आप रद्द करें और दूसरी बात आप इसको चैलेंज करें जाके कोर्ट में। तो अगली स्ट्रेटजी क्या, यानी इसको एहतजाज की सूरत में चैलेंज करेंगे, कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे, लीगली परसू करेंगे, आपका लाहिमल क्या है आगे उस्मान दार साहब? देखिए, ये तमाम चीज़ें आगे लीगली चैलेंज होंगी। ये जो इन्होंने एक इंतहाबी बिल भी जिस तरह से इन्होंने जमहूरियत के ऊपर एक काला धब्बा, मैं कहना चाहता हूँ एक स्याह धब्बा है, एक नाहल शख्स को इन्होंने सदर बनाया अपनी जमात का, वो भी चैलेंज होने जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें चैलेंज होगी क्योंकि ये वसी तर अवामी मफाद की बात है।
अभी जैसे ये कह रहे थे कि अगले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में अहम तरीन केस पाकिस्तान की तारीख के जो हैं वो नैब के अंदर चलने हैं। अगर एक शख्स जो है वो आकर फ्री एंड फेयर अकाउंटेबिलिटी नहीं करा सकेगा तो फिर उंगलियां उठेंगी जैसे माजी में उठती रही हैं। और शरीफ खानदान की, बिलखुसूस नहल नवाज शरीफ की कोशिश ये है कि कोई ऐसा नैब का चेयरमैन लाया जाए जिसके नैब की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन प्रोसेस है वो इतना डिले हो, और आगे ही आप देख रहे हैं ये लोग पेश नहीं हो रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई आना नहीं चाह रहा है। वारंट गिरफ्तारियां जो हैं इनकी इश्यूज हो चुके हैं, रेड वारंट, आने वाले दिनों में शायद इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा मैं कहना चाहता हूं कि हमें नैब का चेयरमैन ऐसा लाना होगा, वरना उंगलियां उठेंगी। अपोजिशन तो आगे ही वावेला कर रही है, एमक्यूएम के साथ कोई इन्होंने कंसल्टेशन नहीं की, हमारे साथ कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हुई। सरे राह चलते हुए इन्होंने ज़रूर शफकत महमूद साहब से कुछ कहा है जी कि आप बताएं नैब का चेयरमैन क्या होना चाहिए, लेकिन इन राइटिंग हमारे पास आज तक कुछ नहीं आया, इसलिए हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है और आने वाले कल में हम इसकी मजम्मत करते हैं और चैलेंज भी करेंगे। और अगर हमें सर आप भी तो कोशिश कर रहे थे कि लीडर ऑपोजिशन अपना लेकर आ जाए 8 अक्टूबर से पहले, आपकी ये कोशिश तो मुमकिन नहीं कि कामयाब हो सकते हैं आप इसमें उस्मान दार साहब। यानी ये जो कोशिश थी कि अपना ऑपोजिशन लीडर आ जाए, वो मुशावरत कर ले, वो भी अब नामुमकिन है, या वो उस तरफ है कोई पेशरत आपकी तरफ से दार साहब? देखें, अगले 24 घंटे में 48 घंटे अहम है। हम तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, हम दीगर जमातों से राब्ते में हैं, लेकिन जब तक एक नंबर गेम जो रिक्वायर्ड है इसके लिए अपोजिशन लीडर के लिए, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, इसलिए हम इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं कर सकते ना जी। अगले इसमें एक में बात डिस्कस करने, देखें पीटीआई का भी काम है, वो नहीं भी पूछ रहे, आप इन राइटिंग अपने सजेस्टेड नाम उनको भेजें, एमक्यूएम और आप दोनों मिलकर मुशाफरत करें और 2 या 3 नाम जो आप समझते हैं कि बेहतर है चेयरमैन ऐप के लिए, वो आप ज़रूर इन राइटिंग भेजें, उनसे रिसीव कराएं। टुमारो यू कैन से कि देखें जी हमने ये नाम भेजे थे, बट नोबडी हैज़ गॉट आर कंसेंट, हमारे से डिस्कस नहीं किया, मुशावरत नहीं की है, देन यू मोर ग्राउंड टू गो टू द कोर्ट एंड डिस्कस। सही है, मैं एक ब्रेक के बाद आते हैं तो उस मजीद गुफ्तगू होगी मुल्क के सियासी माहौल में, और जो इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं इस वक्त बैरूनी सतह पर, अंदरूनी सतह पर सिक्योरिटी, माशी चैलेंजेस हैं, उनका सामना करने के लिए खान साहब कहते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट जरूरत है कि इलेक्शन कॉल कर लिया जाए असेंबली को डिसॉल्व करके, ये हल मुमकिन है। और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या खुदा ना खास्ता किसी टेक्नोक्रेट सेटअप का, अबूरी हुकूमत का, तवील मुद्दती सेटअप का क्या अंदेशे, क्या खतरात हैं, इस वक्त आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद, अब तो सदर है इस वक्त नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उस तनाजुर में क्या वो कन्फ्रंटेशन है या नहीं है, अंदरून खाना नून लीग के अंदर क्या हो रहा है। बिलखुसूस चौधरी निसार साहब जिनके बारे में कल कहा गया कि उनको कहा गया कि आप खिताब करें, उन्होंने नहीं किया, तो शहबाज शरीफ साहब ने आकर ये स्टेटमेंट दी ऑन रिकॉर्ड के नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वो सुनते उन लोगों की जो यहाँ पर हैं इस वक्त काउंसिल में, जो शरीक थे नून लीग के जनरल काउंसिल के अंदर, जो नून लीग के अपने वोट बैंक या नून लीग के अपने एमएनएस पार्लियामेंटेरियंस, बजाय इसके कि उन मुशीरों की सुनते जो गाड़ियों के लिए और दीगर मराद के लिए उनके साथ जुड़े हुए थे या खुशामदी थे। और फिर ये जो पूरी सूरत हाल है इसके अंदर क्या नवाज शरीफ साहब का जो टिकट अब मंजर आम पर आया, कल वो फिर मुल्क से जा रहे हैं और कहा जा रहा है रिटर्न टिकट 4 जनवरी का है। अब अगर ये बात तस्दीक और सदाकत है तो ये जो आगे चल के फर्दर जुर्म आयद होनी है, जो केस चल रहे हैं, उसका फिर क्या होगा उस केस का? जाना चाहिए साहब, ये आपकी पार्टी पहले अंदरूने खाना किधर खड़ी हुई है? चौधरी निसार साहब आपसे नाराज हैं क्या? शहबाज शरीफ साहब खुलकर अब आपको किसकी सुननी चाहिए थी, किसकी नहीं सुननी चाहिए थी, ये बातें तो अंदरूने खाना होती हैं, खुलेआम मीडिया पर अब हो रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, ये इतने ज्यादा इख्तलाफात बढ़ गए हैं क्या आपके? जान साहब, इख्तलाफात का मयार मेरे लिए ये है कि कोई डिफेक्शन हो, कल कन्वेंशन में कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई पार्टी का कारकुन, कोई लीडर 40 नवाज शरीफ साहब लीडर को कहें, नहीं हारिस साहब कह रहे हैं 40 सारे नहीं थे लेकिन बहुत थे, और वो
नहीं 40 नहीं थे। अगर वहाँ पे जो भी मौजूद MNAs थे या MPs थे या काउंसलर्स थे, किसी ने नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कहा, कोई डिफेक्शन नहीं हुई पार्टी में। अगर आप कोई भी आप मीडिया के साथ उनका कोई स्टेटमेंट दिखाएं, इसको इख्तलाफ कहते हैं। पार्टी यूनाइटेड है, लोगों की बहुत सी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिशात जो है वो उस पर तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा कि ये गाड़ियों वाले मराद वाले जो आपके मुशीर हैं, तो ये शहबाज शरीफ साहब ने क्या तलाल चौधरी, दानियाल अजीज के लिए कहा है या किसी मारी मेमन के लिए कहा है? किस मुशीर के लिए कहा है? जो मुशर्रफ साहब के जमाने में थे उनके लिए कहा है या कोई नए या मरियम नवाज के लिए? किसके लिए कहा था शहबाज शरीफ साहब ने ये जुमला? जान साहब देखिए, मैं उनके दिमाग में नहीं बैठा हूं कि मैं उसको तशरीह कर सकूं। तशरीह जो है एक ओपिनियन है, मैं कुछ भी कह सकता हूं, आप भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन इससे ये मुराद लेना कि पार्टी तकसीम हो गई है, यहाँ पे कोई डिफेक्शन है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में, हमारी भी पार्टी में भी है, या हार्ड लाइनर्स भी है, डव्स भी है। हर पॉलिसी पे तनकीद राय देना, उस पर डिस्कोर्स करना, ये हर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का जो है वतीरा कल्चर है और PMLN इससे एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन ये तमाम बातें ख़त्म हो गई कि पता नहीं 50 MNAs हैं वो बगावत करने लगे हैं। कहाँ गए वो लोग? आज वो खामोश नज़र आ रहे हैं कि PMLN टूट गई है, तकसीम हो गई है, ख़त्म हो गई, लिक्विडेट हो गई। वोट बैंक आपने NA 120 में देखा, शिकस्त फाश्त हुआ है PTI को, दूसरे लोगों को। और अब ये भी फैक्ट है कि नून लीग का वोट बैंक आज भी इसी तरह इंटैक्ट है। ये बात के लोगों का जो डिस्कनेक्ट की बात हो रही थी वो आज ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ साहब आज भी उनका लीडर है और उसी को वोट देते हैं। लिहाजा इख्तलाफ के राय का मतलब PTI की तकसीम नहीं। तो ये PTI की तकसीम, ये PMLN की तकसीम नहीं, ये उस वक्त उस्मान दार साहब आप लोग अगर PMLN की तकसीम आपने PTI की तकसीम, अच्छा उस्मान दार साहब नून लीग की तकसीम आपको कुछ नजर आया कल के इजलास, आज के इजलास में, या ये तमाम खदशात खत्म हो गए? आप कल के बाद जिस तरह स्पीचेस हुई, आज भी जिस तरह स्पीच की नवाज शरीफ साहब ने, ये तमाम चीजें पसे पुश चली गई, इनका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह जान साहब कह रहे हैं? सारा परसेप्शन गलत है। देखिए सफियान, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब तो डिवाइड लाइन जो PMLN के अंदर है ये खुल के सामने आ चुकी है और वो असल में सामने आई है। NA 120 के इलेक्शन में जिसका जिक्र कर रहे हैं जहान अचकजई साहब, कहाँ थे हमजा शहबाज जो पिछले तमाम बाई इलेक्शन उठा के देख ले वो लीड करते रहे हैं? कहाँ थे शहबाज शरीफ साहब? दोनों फैमिलीज के दरमियान जो डिवाइड लाइन है वो क्लियर सामने आ चुकी है NA 120 के इलेक्शन में, और उसके बाद पार्टी में भी जो का नाम बतवा दें जो उसमें नहीं था कल के इजलास में, या जिसने बगावत की हो, या जिसने कहा हो जी कि नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़ा हुआ। आज भी उन्होंने बार-बार पूछा हाथ खड़ा करें कि मेरे साथ गलत हुआ, सही हुआ, किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया। तो कैसे हम कह सकते हैं कि बगावत हुई है? कोई पार्टी MNA अलग हो गए, मुनारिफ हो गए? उस्मान साहब, इससे ज्यादा खुलकर मियां शहबाज शरीफ क्या कह सकते थे अपने बड़े भाई को कि आप आंखें खोलें? उन मशीरों से, वजीरों से, वो गाड़ियों वालों से आप पूछ रहे थे ना इनसे, जान अचकजई साहब से, वो कौन लोग हैं? मैं आपको बताता हूं वो कौन है। ये वो मोटू गैंग जिसका हम जिक्र करते रहे हैं, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये उस मोटू गैंग की तरफ इशारा था जिसमें दानियाल अजीज जो जनरल मुशर्रफ की गोद में बैठ के पहले जहर उगलते थे नवाज शरीफ के खिलाफ, आजकल नवाज शरीफ की गोद में बैठ के वो इमरान खान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तलाल चौधरी, ये जितने भी दीगर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आके पूरी कौम देखती थी इनका बंदर तमाशा। ये तो कहते थे जी कुछ नहीं दे पाए, हमने जो है केस जीत लिया है, और PTI जो है वो समोसे, पकोड़े और पता नहीं कैसे कैसे रद्दी के तराशों की ये लोग बात करते रहे। फिर वो देखा कि किस तरह मियां नवाज शरीफ नहल हुए और कहते हैं हम पनामा पे नहीं अकामा पे हुए। क्या हुआ? वो अकामा जो है 300 अरब रुपए की करप्शन छुपी है उस अकामे के पीछे। क्या हुआ अगर अकामा रख के हमने डिक्लेयर नहीं किया, कौम से झूठ बोला, पार्लियामेंट से झूठ बोला, अपने वोटर से झूठ बोला? इनके लिए तमाम तर अखलाकियात आज तबाह होकर रह गई है। आपने नाम बता दिए वाले दिनों में जान साहब ने कहा कि हम जहन के अंदर तो नहीं घुस सकते शहबाज शरीफ साहब के किसके लिए बोला, लेकिन आप शायद घुस के आपने पता कर लिया नाम ये है दानियाल अजीज, तलाल चौधरी। मैंने तो मुबालगा आराई के तौर पर नाम लिए थे कि शायद ये नाम हो, क्योंकि नए लोग शायद मुशीर तो यही थे, और कौन है नए मुशीर? तो उस्मान दार साहब आपको पता बेनिफिशियरी कौन हुए हैं? आप देखें ना, पनामा केस के बाद, मियां नवाज शरीफ की नहली के बाद जिन लोगों को नवाजा गया यही लोग हैं ना। कुछ स्टेट मिनिस्टर बने हैं, कुछ फेडरल मिनिस्टर बन गए हैं सीनियर, तो ये तमाम लोग ही है ना जो नवाजे गए हैं, जो दरबारी बने हुए थे और जो पनामा लीग्स में जाके आगे झूठ सच बोल रहे थे। उसके बाद चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने मियां साहब को पहले जद्दे भिजवाया था,
जिसमें अकामा होल्डर आपके वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ हैं, वो भी आने वाले दिनों में नाहल होने वाले हैं, उनका भी अकामा पकड़ा गया है, उन्होंने भी सैलरी छुपाई है, वो भी कहेंगे मुझे क्यों निकाला। आपके वजीर दाखिला वो भी अकामा होल्डर हैं, वो भी आने वाले दिनों में निकाले जाएंगे। ये तमाम की तमाम हुकूमत तो अकामे पे चल रही है। और आप देखें इन्होंने क्या बयान दिया इन्होंने जी कि सियासत के अंदर, रियासत के अंदर एक रियासत चल रही है। तो जिस रियासत की ये बात कर रहे थे उसकी परफॉर्मेंस पे भी बात कर लेते हैं। पिछले एक साल से जब का पनामा लीक्स आया है, पूरी कौम देख रही है कि सारी की सारी हुकूमत। उस्मान साहब ये रियासत वाली है, उस पर बात पे मैं आऊंगा कि एहसन इकबाल साहब की डिटेल में बात भी होगी, लेकिन ये जो पहली बात है कि कोई कारकुन आपने जो नाम लिया जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मंसूब करके जान सकते साहब ने कहा है कि मुझे नहीं पता क्या उन्होंने कहा है। हारिस नवाज साहब आप कह रहे हैं 40 नाम है ऐसे जो एमएनएस नहीं आए थे। आपकी नॉलेज क्या, सोर्स ऑफ नॉलेज, आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हारिस नवाज साहब? क्योंकि जान साहब यहाँ बैठे हैं, वो निगलेक्ट, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, डिनाई कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? इंग्लैंड से भागते हुए यहाँ पर आए हैं, इससे PMLN टूट का शिकार हो रही थी। चौधरी निसार साहब बहुत सख्त खिलाफ थे और उनका अपना ग्रुप बना हुआ था। आपने अभी कन्वेंशन में कल देखा कि चौधरी निसार जो ही नवाज शरीफ की स्पीच शुरू हुई है वो छोड़ के चले गए हैं। ये मैसेजेस होते हैं जो कन्वे किए जाते हैं, नॉट कि अपनी लीडरशिप को, बल्कि आवाम को। और कन्वेंशन में जो बाकी लोग थे, कन्वेंशन के लोग, उनको भी ये मैसेज दिया गया है। शहबाज शरीफ ने जो बात की है वो नज़र आ रही थी और ये रिपोर्टेड न्यूज़, और ये काफ़ी हद तक सही है जो इनमें इंतशार है पार्टी में। और इसी वजह से ये ज़्यादा इसलिए वापस आए हैं कि आगे दोबारा ये जो अब टूट रहे थे इनको दोबारा इकट्ठा करें। फिर ये बिल पेश किया गया है, इसमें भी फ़र्द वाहिद के लिए जिस तरीके से बदनीयती से ये एक दिन के अंदर सारा कुछ किया गया है। और फिर ये एक मिसाल है दुनिया के अंदर, ये एक ब्लैक स्पॉट है कि पूरे दुनिया के अंदर एक नाअहल पर्सन जिसको कोर्ट ने नाअहल कर दिया है, वो अपने MPS पार्टी को कमांड करे और उनके से डिस्कस करे। आई मीन ये कितनी बड़ी डायकोटमी है हमारे सिस्टम की, हमें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए। और उसके बाद जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जो इंडिया का नैरेटिव है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया और अवाम में जो एतमाद है उसको दूर कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान को काबू करने में, छोटे हिस्सों में तकसीम करने में आसानी हो। तो हुकूमत ये काम करती है, सपोर्ट करती है। चौधरी निसार साहब का उठना आपके लिए वो सिग्नल था जिससे आपको लगा कि ये इस वक्त पार्टी में इख्तिलाफ आ गया? नो डाउट। कैसे क्यों एक अपने लीडर उनका स्पीच करने उठा और वो उठ के चले गए, पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया है। सही। अच्छा, अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल जाना चकजई साहब, अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क से चले जाते हैं, रिटर्न टिकट 4 जनवरी का करवाकर, जिस तरह खबरें चल रही हैं, पहले तो पता है ये सारी गलत खबरें, मनगढ़ंत खबरें हैं, सही खबरें, अगर सही खबर है तो फिर ये जो चार्ज फ्रेम होने आगे जाकर ये किस तरह होंगे? और जो बार बार कह रहे हैं कि मैं फेस करूंगा ट्रायल को, तो फिर तो चार्ज ही फ्रेम नहीं होगा। उससे पहले अगर वो चले जाते हैं कल, तो क्या होगा फिर आगे? जान साहब किस तरह सामने केसेस चलेंगे सारे? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो कोर्ट को फेस करेंगे, वो आए हैं, वो पेश हुए हैं। लिहाजा यहाँ पे आप सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ पे इश्तिहारी मुजरिम हैं और आज कोर्ट के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, रूल ऑफ लॉ के स्पोक्स पर्सन हैं, वो कब पेश होंगे? यहाँ पे जो मतलूब हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो बाहर बैठे हैं, वो कब आएंगे, कोर्ट में पेश होंगे और कानून की हुक्मरानी के सामने सर तस्लीम खाम करेंगे? ये हमारे सिस्टम की डायकोटमी है कि हमने एक शख्स को जो है पकड़ लिया है, उसको हम सियासी शहीद बनाने जा रहे हैं। बाकी लोग जो करप्ट हैं, चोर हैं, जो पार्टियों में हैं, उनको बरात मिल गई, इम्यूनिटी मिल गई है, ना उन्हें कोर्ट में उन्हें नज़र आता है, ना वो दूसरे केसेस में हैं, वो एक लाडले हैं। एक सिस्टम का एक डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव उनके साथ क्यों हमें नज़र आ रहा है? या तो हम कहें कि वो जो है बाकी सादिक और अमीन हैं जो पीपल्स पार्टी में है, जो PTI में है, अगर करप्ट हैं तो वो PML में है। जो इंतकाम एक शख्स के साथ हो रहा है और किसी का कनेक्शन किसी को नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब ये आर्गुमेंट, ये नैरेटिव जो है, ये नैरेटिव खत्म हो गया है। 9 तारीख को ये समाप्त नहीं करेगा कि कोई एहतसाब हो रहा है। जब आप किसी जज का एहतसाब नहीं कर सकते, जब किसी पार्लियामेंटेरियन का नहीं कर सकते, जब आप किसी आपके सदर पार्टी का यहाँ नहीं होंगे, एहतसाब इंतकाम बन जाता है। जब चार्जेस फ्रेम किस तरह होंगे अगर सदर नहीं होंगे आपकी पार्टी के यहाँ पर, तो ये मामला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सब एक किसी फैमिली को नहीं निशाना बना, ठीक है। लेकिन वो जब वो खुद कहते हैं मैं यहाँ फेस करूंगा और वो चार्जेस फ्रेम होने से पहले निकल जाएंगे तो, और आएंगे जनवरी को वापस, ये बता दें 4 जनवरी को वापसी है जाना चाहिए साहब उनकी, ये तो बड़ा तवील अरसा हो जाएगा। 6 महीने में केस डिसाइड होना है। देखिए, मुझे उनके स्केजुअल
उनके स्केजुअल का पता नहीं है कि वो कब आएंगे, लेकिन ये कि उन्होंने कहा है वो पेश हुए हैं, 2 पेशियां अभी उन्हें बुकती हैं, आइंदा भी पेश होंगे, जहां पे भी होंगे वापस आ जाएंगे। उन्होंने सियासत करनी है, वो एक इम्पोर्टेंट क्लियर है, उसको सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। अच्छा, कल सुबह की फ्लाइट से जा रहे हैं वो, ये तो पता है आपको? नहीं दे सकता आप इस बारे में कुछ नहीं कमेंट कर सकते कि कल जा रहे हैं नहीं जा रहे? मैं उसको कंफर्म नहीं, मैं कुछ भी। ठीक है सर, ओके, उसके बारे में सही है, जो कि आप उनके साथ तो नहीं कि हम आपसे पूछे कि स्केड्यूल क्या है, लेकिन उस्मान दार साहब आपने सुना कहीं आप अगर जो है इस वक्त फेस करेंगे, आप लोग फेस नहीं करते, वो तो करेंगे नवाज। और दूसरी बात, ये बात किस तरह साबित कर दी कि वो जा रहे हैं इस मुल्क से? ये तो कह रहे हैं अभी तक पता नहीं, अभी इनको ये तो कमेंट भी नहीं कर रहे इस पे कि जाएंगे और कब आएंगे पता ही नहीं अभी। दार साहब देखिए, पहले तो मैं ये कहना, ये जान अचकज़ई साहब जो ये कह रहे थे कि खान साहब इश्तिहारी हैं, खान साहब पेश नहीं हो रहे हैं, तो हुकूमत में तो ये बैठे हैं ना, अगर ये समझते हैं कि खान साहब इतने बड़े इश्तिहारी हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? ये आते हैं टॉक शोज में बात करते हैं, जहां जहां हमें कोर्ट्स ने बुलाया वहां वहां हमारे वकला पेश हो रहे हैं। अभी ये अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट अकाउंटेबिलिटी हो रही है मुल्क पाकिस्तान में। ये जो मजलूमियत का नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रही थी PMLN, एक फर्द वाहद की अकाउंटेबिलिटी हो रही है मुल्क पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट जो है टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी कर रही है। आप सब ने देखा है, कौम ने देखा है किस तरह से, किस बरीक बीनी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की अकाउंटेबिलिटी की है, जो इन्होंने नहली का केस दर्ज कर रखा था। हनीफ अब्बासी का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने नहली का केस किया इमरान खान पर, और इमरान खान ने अपने 40 साल की जो कमाई थी, जो हलाल की कमाई थी, पूरी कौम जानती है, इमरान खान मुल्क पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेलते रहे, एक एक पाई की बैंकिंग ट्रांजैक्शन दी है। जान अचकज़ई साहब को पता होना चाहिए कि इनकी लीडरशिप ने 40 साल का एक भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का पेपर नहीं दिया, इसलिए ये नैब कोर्ट में इनके केसेस गए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो कुछ भी मांगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हमने दिया उनको, और इनकी लीडरशिप ना कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन देती है, ना कोई मनी ट्रेल देती है, ना आपने उन्होंने कतरी खत दिया तो आपने जमाना खाना खत दे दिया था। टारगेटेड जो है उस्मान साहब वो कहते हैं आपने खाना खत दे दिया, आपने उन्होंने कतरी दिया था तो आपने जमाना खान का खत दे दिया। फिर मैं इस पर मजीद बात आपसे ब्रेक के बाद करूंगा। और अहम तरीन सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर जो हुआ, यानी जो एहसन इकबाल साहब अंदर दाखिले की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ, रेंजर्स के साथ तनाज़ा जो सामने आया, जो आमने सामने नजर आए, वो आखिर उसकी तहकीकात कहां तक पहुंची और उसमें क्या बात सामने आई, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात मुल्क के सियासी माहौल के हवाले से उठा रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर क्या हुआ, तहकीकात में क्या बात सामने आई, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, वहाँ ये ऑर्डर्स किसकी तरफ से आए थे, किसके हुक्म पर रेंजर्स तैनात हुई, रेंजर्स के 220 जवान वहाँ आए, उन्होंने आके इंतजाम को संभाला, तहकीकात में क्या पेशरफ्त है। हारिस नवाज साहब, आपकी नज़र में किसकी गलती थी, कौन सही था, कौन गलत है, और क्या ये गलत फहमी के नतीजे में हुआ, इतना मामला बढ़ चुका है, और अब इसकी तहकीकात में डीजी रेंजर्स, आर्मी चीफ, क्या आपको लगता है आला सतही तहकीकात हो रही है इसकी और मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगे? देखें, आर्मी अपना जो है ना इंटरनल इंक्वायरी ज़रूर करते हैं, उन्होंने दे मस्ट हैव कम टू नो कि कैसे। ये बेसिक बात यह है कि 2 पेशियों में पहले जिस तरीके से तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ, 40 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ, उसके बाद 40 वज़रा, 40 मशीर, अगर ये कोर्ट में जाएंगे, प्लस इनके कारकुन जाके हल्ला गुल्ला मचाएंगे, वीडियो क्लिप्स बनाएंगे, तो वो कोर्ट क्या काम करेगी? एक तो ये था। उसके बाद फिर एसपी ने खुद लेटर लिखा है इसको, डिप्टी कमिश्नर को, जी मुझे ये पुलिस रेंजर्स चाहिए। फिर उसके बाद हो सकता है ये कॉपी उधर भी गई हो, रेंजर्स के पास गई हो जी। ये रेंजर्स के 200-250 लोग, क्या आपका मतलब है कि 1 मिनट में किसी हेलीकॉप्टर से वो लैंड कर गए थे? कम अज कम ये सुबह 3 घंटे पहले ये वहां से निकले होंगे। नहीं तो किसने ऑर्डर दिए सर? हुकूमत के ऑर्डर पे आई ना, डीजी रेंजर ने ऑर्डर दिए होंगे। ये डीजी रेंजर कैन हैव एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, और कोर्ट को ऐसे समझती होंगे जैसे पहले प्रोसीडिंग फेयर करने के लिए ये वहाँ पर एम्प्लॉय किया गया होगा जी। बात यह है कि अगर इनको डाउट था तो इनको चाहिए था, जब ये एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, जब डिप्लॉयमेंट हो रही थी, ये मूव हुए हैं, तो इनके लोगों को पता था कि रेंजर्स इज कमिंग। क्या आपने उस वक्त कोई एक्शन लिया? क्या आपके डिप्टी कमिश्नर ने
चीफ कमिश्नर ने अपने आला अहदेदार को या इंटीरियर मिनिस्टर को, इंटीरियर सेक्रेटरी को बताया जी रेंजर्स आ रहे हैं, किसने ऑर्डर दिए हैं, ताकि इनको वहाँ रोक दिया जाता। दे वांटेड कि ये डिप्लॉय हो जाएं, उसके बाद इसको एक और इशू बनाया जाए। और इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए क्या उनको ये ज़रूरत थी कि वो वहाँ पर जाके गेट बंद में जाके अपने आप को एम्बैरस करें और वहाँ पर दरवाजे में नॉक करें और उसके बाद वहाँ पर शोर मचाएं? डीजी रेंजर्स खुद रेंजर्स को वहाँ लगाया लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन आई एम नॉट श्योर, लेकिन लगा सकते हैं, ये एन एग्जेक्टिव पावर, ये इंटीरियर मिनिस्टर के पास जो होती है। एहसन इकबाल साहब ने जिस तरह कहा स्टेट विद इन द स्टेट, आपको लगता है कि आपके जो इस पर फौज का इदारा है उसको ये स्टेटमेंट कैसी लगी होगी? ये नेचुरली दिस इज व्हाट दे वांट, ये चाहते ही यही हैं कि यही आवाम को बताया जाए कि जी देखें ये फौज कर रही है, ये अदलिया कर रही है। उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, अब फौज का रिएक्शन उस पर क्या है? मतलब आपको क्या लगता है क्या होगा रिएक्शन? क्योंकि कल तो प्रेस रिलीज भी कोई नहीं आई कोर कमांडर्स को। फौज नहीं रिएक्शन करती है, फौज इज डूइंग देयर ओन ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। पिछले 10 साल से आपके सामने नजर आ रहा है, चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियर बात कर ली थी। इवन डॉन लीग में डिस्पाइट कि चाहते थे कि कन्फ्रंटेशन हो, ये सियासी शहीद बने, फौज ने ट्वीट भी वापस लिया और स्टेटमेंट भी दे दी। तो इसी तरीके से ये गवर्नमेंट का काम होता है कि ये तमाम अदारों को अपने अपने प्रॉपर तरीके से चलने दें। जिस तरीके से ये एम्बैरस करते हैं और ये चाहते ये हैं कि अवाम को और फौज को जो एक एतमाद है, दे आर मैश टुगेदर, इसको ब्रेक कर दिया जाए। और ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ये करना चाहते हैं सिर्फ अपने ज़ाती मफादात, पर्सनल मफादात और बिजनेस मफादात के लिए। इनके नज़दीक नेशनल इंटरेस्ट कोई मानी नहीं रखते हैं। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन आपके नज़दीक सब जानबूझ के ये सब कुछ एब्सोल्युटली। वरना आपने अगर रेंजर आ रही थी, आपको 3 घंटे पहले पता चल गया, आपने क्यों स्टॉप नहीं किया? आपने उस वक्त आर्मी कमांडर को या डीजी 3 घंटे पहले आपको कैसे पता चला? पता चल गया था। इट इज डेफिनेटली, रेंजर्स 1 मिनट में नहीं निकलती हैं, उनको वहाँ से उन्होंने अपने बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं, अपने वेपन एमुनिशन ड्रॉ कराते हैं, एक रूट लगता है, उसके बाद मूवमेंट होती है। क्या वहाँ पर सब लोग खामोश थे? किधर इंटेलिजेंस थी? आईबी क्या काम कर रही थी? एफआईए किधर थी? उन्होंने अपने इंटीरियर सेक्रेटरी को क्यों नहीं बताया कि रेंजर्स हमारी मर्जी के बगैर आ रही है? उस वक्त हो सकता है डीजी रेंजर्स को यहाँ इंस्ट्रक्शन चलिए। जान साहब, आप लोगों ने डीजी रेंजर्स कल एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि हम उनसे कहेंगे आला सतह पर, और ये भी खबरें कुछ लगी हुई थी आज के आर्मी चीफ की सतह तक इस मामले को इंक्वायरी के लिए, या फिर उनसे कहा जाएगा रिक्वेस्ट कि वो बताएं कि ये क्या हुआ है आखिरकार, क्योंकि हमने सिविल इंतजामिया ने ऑर्डर्स नहीं दिए। तो जान साहब, क्या ये वाकई में आप लोग इस आला सतह तक उस मामले को उठा रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकला? जान साहब, पहली बात तो ये कि ब्रिगेडियर साहब ने जो राय रखी है ये उनकी ज़ाती राय, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं बहुत से बातों से इख्तलाफ करता हूँ। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट करती है और कोर्ट गवर्नमेंट को लिखती है। कोई अपनी चॉइस का इदारा वो नहीं कह सकती कि हमें एक्स या दे दो या वाई दे दो। और यहाँ पे यकीनन एक मेरी ज़ाती राय में कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो भी हुआ है वो स्पेकुलेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी जब तक तय तक पहुंचने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मौजूद है। गवर्नमेंट के फौज गवर्नमेंट का हिस्सा है और हमारी जो कैबिनेट कमेटी है वो तो ऐसे तमाम इश्यूज़ को उठाया जाता है। अगर मुतल्लिक हो फौज के साथ, अगर मुतल्लिक हो डीजी रेंजर्स के हवाले से, सिक्योरिटी इदारों के हवाले से। लेकिन जान साहब, फिर ऐसे इकबाल साहब ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। जी सर, कंप्लीट इट सर, कंप्लीट। अच्छा, लेट मी फिनिश प्लीज। रही ये बात कुछ लोगों की ख्वाहिश है, जिसमें शायद ब्रिगेडियर साहब की राय से भी मुझे अंदाज़ा हुआ, या पीटीआई की, कि खुदा न खास्ता हम अपनी फ़ौज के साथ लड़े, उनके साथ माज़ाराई की या कन्फ्रंटेशन की तरफ हम जाएं। हम गवर्नमेंट हमारी है, फ़ौज हमारे हिस्सा है। इस वक्त जब फ़ौज एक सेंसिटिव जॉब कर रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दे रही है, हम ना लड़ेंगे, ना किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब होने देंगे, ना इनके प्रोपेगेंडे में हम आएंगे। बहुत कोशिशें मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हमारे नाम से अकाउंट बनाए गए हैं पीटीआई के दोस्तों ने कि फ़ौज को जो है मलाइन किया जाए और फिर इसका मलबा पीएमएल नून पे गिराया जाए। एक रिस्पेक्ट फौज का सब पे लाजिम है, हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। एक मिनट प्लीज लेट मी फिनिश। अच्छा, जहां तक हसन इकबाल साहब का के कमेंट का ताल्लुक है, अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर होता तो शायद मैं वही लैंग्वेज किसी और तरीके से मैं ये बात करता। शायद मैं उनकी जज्बात और उस पर आप बता रहे हैं कि ये सही बात है कि आप कह रहे हैं आपको इख्तिलाफ राय है इस बात पर, उन्होंने जो बोला है। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, इदारे भी गलतियां करते हैं, पुलिस भी करती है, कोई और इंस्टीट्यूशन भी कर सकती है, उसकी इंस्टीट्यूशनल ये गलती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की गलती है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई, वो तो डिटरमिन होना है,
डिटरमिन होना है कि ये जो वाकया हुआ है इसमें गलती कम्युनिकेशन है। मैं इस कंटेक्ट में कह रहा हूं, एहसन इकबाल साहब का रिएक्शन था जान साहब, वो गलती है या सही है? मैंने आपको बता दिया, स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने रिएक्शन किया है। अगर एहसासात और जज्बात मेरे कुछ और हो सकते थे, अल्फाज के चुनाव में मैं कुछ और इंतखाब कर सकता था और कई और तरीके से जो यकीनन हम उसको डिस्क्राइब कर सकते थे, लेकिन बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इस वाक़े को मेरिट की बुनियाद पर हम इन्वेस्टिगेट करें, इसको सियासी ना बनाएं, इसको जो है मिलिट्री और सिविल नहीं बनाएं। जान साहब, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या किया आपने? नहीं, डीजी रेंजर्स कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट या आर्मी चीफ्स को भी आपने अप्रोच किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए? कितनी आला सतह तक आप लोग चले गए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? देखिए एक फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वहाँ पे आए से तमाम मामलात जो फौज के किसी भी इदारे के मुतल्लिक हो वो डिस्कस किए जाते हैं। सो लेट द गवर्नमेंट डू इट्स जॉब। ठीक है जी। उस्मान डार साहब, आप लोग तो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, यानी आप लोगों को कुछ और नहीं मिला ये कराने के? ये आप आर्मी के खिलाफ गालियां दिलवाना सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट्स बनाकर, डार साहब ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। कल एहसन इकबाल साहब ने एक इंटरव्यू में लगाया, जान साहब भी बता रहे हैं, तो आप तो अपने आप को क्लियर करें इस इल्जाम से, क्या है ये बात? जान अचकजई साहब, लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं, किस दुनिया में रहते हैं। इनकी लीडरशिप मरियम सफदर से लेके नहल नवाज शरीफ तक खुला फौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अदारों को, अदलिया को, और ये कहते हैं हम फौज से टकराव नहीं चाहते। आप इनको दिखाएं, सुनाएं इनकी स्पीचेस। ये खुद ख्वाहिश रखते हैं कि हमें सियासी शहादत नसीब हो। हम एहसन इकबाल साहब की बात कर रहे थे, इससे बड़ी नहली मैं कहना चाहता हूँ एहसन इकबाल साहब की क्या होगी कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नीचे मतायत कह रहे हैं। और दूसरा, वो किस कानूनी हैसियत से नहल नवाज शरीफ जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, नैब कोर्टों में उनके केसेस चल रहे हैं, किस हैसियत से मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाना चाहता हूं कि वजीर दाखिला वहां पेश होते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, दरबारी वज़राओं को। अवाम के टैक्स के पैसे पे ये मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सब के सब कंप्रोमाइज्ड हैं सफियान साहब। आप देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ अकामा होल्डर वो भी कंप्रोमाइज, इसहाक डार साहब वो पेश हो रहे हैं, 80 लाख से 88 करोड़ रुपए के लूट मार करके इनके साथे पहुंच चुके हैं, वो भी कंप्रोमाइज। वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब खुद कंप्रोमाइज है, इनका कामा पकड़ा गया है और ये जाके बाहर नहल नवाज शरीफ के लिए खड़े हो जाते हैं। कौम पूछना चाहती है इन लोगों से, रियासत जो है गुज़श्ता 1 साल से काम ही नहीं कर रही है। लेकिन साजिश तो आप कर रहे हो, रियासती मशीनरी जो है रियासत को लड़ाने की लगी हुई है। सर आप लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोशिश आप लोग कर रहे हैं रियासत को लड़ाने की, नून लीग को कोशिश रियासत से लड़ाने की आप लोग कर रहे हैं, फेक अकाउंट्स बनाकर या ऐसे मौकों का फायदा उठाकर। ये कह रहे हैं हुकूमत में सफियान साहब ये बैठे हैं, हुकूमत में तो सफियान साहब ये बैठे हैं, इन्होंने रियासती मामला चलाने हैं। क्या 2 नंबर किस्म की स्टेटमेंट दी है एहसन इकबाल ने कि रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है? शर्म आनी चाहिए वजीर दाखिला को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए। जिस रियासत को ये चला रहे हैं उसकी कारकर्दगी क्या है पिछले 4 साल की? आपकी एक्सपोर्ट गिर रही है, आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन गिर रही है, फॉरेन रिमिटेंस गिर रही है, गरीब आदमी को बिजली का बिल पे करने के लिए कर्ज उठाना पड़ रहा है आज मुल्क पाकिस्तान में, और ये तरक्की का राग लाप रहे हैं, कह रहे हैं रियासत के अंदर रियासत बनी है, क्योंकि ये जानते हैं रंगे हाथों पकड़े गए हैं करप्शन करते हुए। इसलिए ये बस एक डंडोरा पीट रहे हैं कि किसी तरह कोई ऐसा अदारा है जो उठा के इनको इक़्तिदार से बाहर फेंके और हम जाके अवाम में संपत्ति का रोना रो सके। ये इल्जाम आप पर लगा रहे हैं, आप इन पर लगा रहे हैं, खुद चाह रहे हैं खुदकुशी सियासी हो जाए। खैर आगे चल के सियासी माहौल में होने वाली तब्दीलियां जो रोनमा हो रही हैं आपके सामने रखते रहेंगे। हारिस नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, अचकजई साहब, उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया, अपने पार्टी मौक़िफ़ तबसरे तब्ज़िये से हमें आगाह किया और मुल्क के मौजूदा सियासी माहौल में मुस्तकबिल के मंजरनामे पर जो मंजरकशी है क्या होने जा रही है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तनाजुर में नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट और साथ साथ एहसन इकबाल साहब का मामला बहुत अहमियत का हामिल है। फीडबैक जरूर लिखिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा।